बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता, इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गाँव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं की, हम भी जल सकते थे। बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। एक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें। सरकार एक नंबर की झूठी है, सरकार झूठ बोलती है। आशीष सूद झूठे हैं। आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूं, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहां गई, कहां रह गई, अभी तक नहीं आई क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की करेंगे, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आज सुबह मालवीय नगर के 6 मंजिला होटल में आग लगी और इस आग में जल करके 21 जिंदगियां राख हो गई। मालवीय नगर के इस भीषण अग्निकांड की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देख करके किसी की भी रूह कांप जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे होटल में एक तरफ भीषण आग की लपटें उठ रही है, तो दूसरी ओर से काले धुएं का जबरदस्त गुब्बार निकल रहा है। होटल में आग लगने के बाद से लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से कूद गए, छत पर चढ़कर के जान बचाने की गुहार लगाते नजर आए। इन तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया। अब हादसे की जांच हो रही है, जिसमें सामने आया है कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं था, होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत में लाइसेंस भी जारी किया गया था, जिसके तहत में केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन होटल में 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे, जिससे कि सुरक्षा मानकों को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए। सवाल है कि होटल में नियम से ज्यादा कमरे आखिर कैसे बने, सुरक्षा नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? यही सवाल दिल्ली सरकार से पूछे गए तो मंत्री आशीष सूद ने दावा किया कि दिल्ली में ऐसे सभी होटल को सील करेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, होटल मालिक को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सवाल है कि ये कार्रवाई हादसे से पहले आखिर क्यों नहीं की जाती है? होटल अवैध तरीके से संचालित हो रहा था तो पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सवाल ये भी, मालवीय नगर अग्निकांड में हुए 21 मौतें की कितने गुनहगार हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम बातचीत, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आग की लपटों से घिरी इमारत, धू-धू कर जलता रेस्टोरेंट, छत पर चढ़कर जान बचाने की गुहार और जिंदगी बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाते लोग। दिल्ली में अग्निकांड की इन दर्दनाक तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। आगजनी के इस भयावह मंजर को देखकर पूरी दिल्ली हिल गई। दिल्ली में ये दर्दनाक घटना सुबह के वक्त हुई, जब मालवीय नगर इलाके में एक होटल में लगी आग के विकराल लपटों ने 20 से ज्यादा जिंदगियां ली। मालवीय नगर के होटल में सुबह करीब 8:40 पर आग की लपटें उठती नजर आईं। आग बेसमेंट की तरफ लगी थी। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। होटल में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग से बचने के लिए कोई छत पर चढ़ा, कोई खिड़की से कूदा, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते, आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।
इस वक्त मेरी मौजूदगी मालवीय नगर के उसी होटल के सामने है जिसमें सुबह आगजनी घटना देखने को मिली और इसमें करीब 20 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी है। साथ ही 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस तरीके से घायल हैं। साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर आग लगी, यहाँ पर जो है बहुत जो स्थिति बहुत भयावह थी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा था और करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 6 मंजिला होटल है जिसमें आग लगी थी। साथ ही ज़्यादातर जो लोग जो हैं वो विदेशी नागरिक हैं, जो कि यहाँ पर एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर वो इलाज कराने आए थे अपने पेशेंट का और यहाँ पर वो रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है भयावह स्थिति है। यहाँ पर अभी भी जो है फायर विभाग की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम है पूरी तरीके से जांच कर रही है कि आखिर इसमें कोई अंदर तो नहीं है। और यहाँ से जो चारों तरफ से जो होटल को पूरी तरीके से सील कर दिया है, इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर इसमें कोई है तो नहीं है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर सुबह लोगों को निकाला जा रहा था, यहाँ पर एक जो है पास में गद्दे की दुकान थी, साइडों में गद्दे लगाए गए, ऊपर से लोग खिड़की तोड़कर जो है कूदे, तो कहीं ना कहीं और तरीके से घायल हुए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अग्निकांड की जांच पड़ताल शुरू हो गई और शुरुआती जांच में सामने आया कि होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी। लेकिन होटल में 25 कमरे चलाए जा रहे थे। जिस होटल रेस्टोरेंट में आग लगी, उस रेस्टोरेंट के पास फायर का एनओसी भी नहीं था। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट नीचे बेसमेंट में ही चलाया जा रहा था। इससे बाहर आने वाले रास्ते पर लगे चैनल गेट पर ताला लगा हुआ था। इसके कारण आग लगने पर लोग निकल ही नहीं पाए और वहीं अंदर फंस कर रह गए। होटल में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, जिसके कारण आग लगने की गंभीर स्थिति में बचाव का कदम उठा पाना नामुमकिन हो गया। देखते ही देखते होटल आग की भट्टी बन गया, जिसमें जलकर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। 20 से ज्यादा मौतों के बाद दिल्ली सरकार की नींद खुली है। आसपास के बिल्डिंगों की जांच कराई जा रही है। होटल की फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच हो रही है। अग्निकांड में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस होटल मालिक लोकेश बजाज की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजा दिलाएंगे। अब जो कार्रवाई होनी है उसमें निश्चित रूप से जिन्होंने नॉर्म्स को ब्रेक किया है उनको इमीडिएटली गिरफ्तार करने के लिए हमने कहा। और इस तरह के जो भी बीएनबी या होटल या गेस्ट हाउस जो नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं उनको सीलिंग के लिए भी कहा है कि उनको तुरंत सील करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन कब कहाँ लाइसेंस 4 कमरों का लिया हुआ है लेकिन उसमें 20 कमरों में करके काम कर रहे हैं। तो ये भी निर्देशित किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस होटल मालिक लोकेश बजाज के ठिकानों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इस होटल के मालिक 3 साझेदार हैं जो इस इलाके में कई दूसरे होटल और गेस्ट हाउस भी चलाते हैं, जिनके ठिकानों पर अब छापे मारे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस होटल में मौजूद हूँ और ये जो होटल है ये उसी मालिक का बताया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से सुबह आग लगी थी एक होटल में और करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 25 से 30 लोग जो है अभी भी घायल हैं, वो अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इस बात से हिसाब लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आप दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आनंद फानन में लोग जो यहाँ के संचालक हैं वो यहाँ से भगे हैं। और यहाँ पर जो लाइट्स ऑन है, साथ ही अगर हम कमरों की बात करें तो कमरों को पूरी तरीके से यहाँ पे खाली करा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कोई नहीं है। अगर यहाँ पर बिजली की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी चालू है। साथ ही अगर हम कमरों की बात करें तो कमरे भी पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह पास ही होटल में आग लगी थी और ये जो होटल है उसी मालिक का बताया जा रहा है। एक और दिल्ली अग्निकांड के गुनहगारों की तलाश हो रही है, तो दूसरी ओर इस घटना को लेकर सियासी आग भी भड़क उठी है। अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे
दिल्ली अग्निकांड पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। सवाल है कि आखिर भयावह आग के बाद ही सरकार की नींद क्यों खुली? आखिर पहले ही ऐसे होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मालवीय नगर जैसे पॉश इलाके में सरकार की नाक के नीचे अवैध तरीके से होटल कैसे चलते हैं? और सवाल ये भी है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत के कौन और कितने गुनहगार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं और सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। अनंत अमित सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एल एन राव पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली पुलिस से, और कृष्णा मित्रो सलाहकार आपदा प्रबंधन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर उमेश कुमार पूर्व एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फायर सेफ्टी से। और साथ ही आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने संवाददाता को रुख कर लेती हूँ कंचन, क्योंकि आप मौके पर पहुंचे, आपने वहां के हालातों को देखा। कितनी तंग गलियां थी जहां पर इस होटल को संचालित किया जा रहा था? लंबे समय से होटल चल रहा था, क्या इससे पहले कोई शिकायत नहीं की गई थी? वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया इस हादसे को लेकर के? तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सुरभि, मेरी मौजूदगी जो है मालवीय नगर में ही है और यहाँ पर जो है एक मैक्स हॉस्पिटल है, उसके जस्ट सामने जो काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं और जिस होटल में सुबह आग लगी है उसको केवल 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे 20 से ज़्यादा कमरे बने हुए थे। अगर हम इमरजेंसी एग्जिट की बात करें तो इसमें बिल्कुल नहीं था। साथ ही यहाँ पर जो मेन गेट था उसको भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक बनाया हुआ था, क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आप बिल्कुल नहीं निकल सकते, क्योंकि रिमोट से वो खुलेगा। साथ ही जिस तरीके से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 25 से 30 लोग जो है वो कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती हैं और वो कई सारे वेंटिलेटर भर्ती हैं। उनके जो परिजन हैं वो आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो विदेशी नागरिक है जो कि यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आए थे और यहीं पर जस्ट जो हॉस्पिटल के सामने वो रुक रहे थे। और कहीं ना कहीं उनके जो परिजन आ रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारे जो रिलेटिव थे यहाँ रुक रहे थे वो आखिर कहाँ हैं, वो ढूंढ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर एमसीडी चाहे दमकल विभाग ने इतना बड़ा होटल यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको आखिर परमिशन कैसे दे दी? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कोई भी फायर एनओसी लेते हैं तो उसके लिए हमें पहले स्पेस देखना होता है कि मेन रास्ता कितना बड़ा है, क्योंकि कभी भी अगर इमरजेंसी आती है तो दमकल विभाग की गाड़ी वहाँ तक पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे रास्ते हैं। साथ ही अगर सीढ़ियों की बात करें, बहुत ज़्यादा छोटी सीढ़ी है। साथ ही दमकल विभाग जब एनओसी किसी भी होटल को देता है तो उसमें जो बेसमेंट होता है उसको बोलता है कि आप इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर होटल है सब में जो है नीचे कमरे बनाए गए हैं, सब कमरे किराए पर ये लोग उठाते हैं और कहीं ना कहीं मुनाफा ये लोग कमाते हैं। और जिस तरीके से जो इसका मालिक है वो भी फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार उसकी जो है छानबीन में जुटी हुई है। साथ ही जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद में लगातार एमसीडी चाहे दमकल विभाग चाहे जो है बिजली विभाग वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जितने आसपास के होटल्स हैं उनमें छापेमारी की जा रही है। साथ ही जो यहाँ के आला अधिकारी उनका ये कहना है कि अगर किसी में भी होटल में लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है डर की वजह से जितने भी होटल संचालक हैं उन्होंने वो वहाँ से फरार हो गए हैं। साथ ही जो उनका स्टाफ है मौके पर नहीं है और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर उनसे पूछा जाया है, उनको बताया गया है कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसके लिए आप तत्काल होटल को खाली कर दो। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल एक जो है प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिर इतनी जो संकरी छोटी छोटी गलियां हैं इनमें आपने 5-5, 6-6 मंजिल के जो होटल बने हुए हैं, 25-25, 30-30 कमरे बने हुए हैं, कि आखिर वो उनको परमिशन किसने दी है? एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी कंचन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस बीच मैं अब एक एक करके अपने सभी मेहमानों का भी रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं फॉर्मर डीसीपी एल एन राव सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सर, जिस ओनर के बारे में जानकारी मिल रही है, जिन्हें लोकेश और लवकेश के नाम से इस वक्त जाना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें और भी कई लोगों की मिलीभगत थी, उनकी भी जांच की जाएगी, उनकी भी स्क्रूटनी होनी है। लेकिन फिलहाल जो मुख्य आरोपी के तौर पर जिस ओनर का नाम सामने आया है वो फरार है। सर, इतनी जल्दी इन्हें भी चांसेस कैसे मिल जाते हैं कि इतनी जिंदगियां गई, जिंदगियों के साथ आपने खिलवाड़ किया, आपने एनओसी नहीं ली थी, इलीगल तरीके से आप ये होटल चला रहे थे। सर, इसके लिए क्या कुछ उचित कार्रवाई की जा सकती है? सुरभि जी और आपके सभी व्यूअर्स को बड़ा दुखद ये बड़ी घटना है और जितने मृतक परिवार है उनको मैं बहुत सांत्वना हमारी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंजर्ड है उनको जल्द से जल्द सरकार की तरफ से या उनको अच्छा से इलाज मिले। वास्तव में ये दुखद है और जो किस प्रकार से ये
ये हादसा क्यों हुआ, उसकी जांच अलग से हो रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि क्या वजह रही होगी, कि क्या फायर ब्रिगेड वाले बताएंगे आग का कारण क्या है, और दूसरा ये पता लगेगा कि कौन कौन से नेग्लिजेंट थे। जैसा आपने पूछा अभी जो इसके मालिक हैं, होटल के मालिक जो है बजाज, वो कौन कितने आदमी थे, ओनरशिप किसके नाम से थी, कौन इसको मैनेज कौन कर रहा था, और इसके और मैनेजर्स क्या क्या थे, क्यों 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 कब से ये बना हुआ था, ये भी देखना पड़ेगा कि बना कब से हुआ था, कितने सालों से चल रहा था इस प्रकार से चल रहा। और मैं कंचन ये सुरभि बता देता हूं मैं कि ये एक हादसा हो गया तो ये होटल नोटिस में आ गया। दिल्ली में ऐसे हजारों होटल हैं, आप देखिए पहाड़गंज में जाइए, महिपालपुर में जाइए, जहाँ तंग गलियों में ऐसे ऐसे होटल बने हुए हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा सकती। तो ये सबको अब देखना चाहिए। देखिए, हमें पैसा कमाना अलग चीज है, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमाना ये बहुत ही अनुचित बात है। और ये लोग अपने थोड़े से फायदे के लिए लोगों की जान दांव पे लगा रखे। लोगों की तो मजबूरी है कहीं ना कहीं ठहरना है, क्योंकि हमारे यहाँ जगह की कमी है, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि अपने जो परिजनों को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आए थे और उनके बाद अब वो खुद ज्यादा हॉस्पिटल। लेकिन सर इसमें एक सवाल सर इस वक्त पुलिस विभाग पर भी इस बात को लेकर के उठ रहा है कि ओनर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया गया और कल्पेबल होमिसाइड BNS 105 और 106 के तहत में FIR दर्ज हुई है। लेकिन सर सवाल ये भी कि बिल्डर, आर्किटेक्ट, टूरिज्म ऑफिशियल्स, लोकल पुलिस का जो मामला था, इनको लेकर के सवाल क्यों नहीं उठे, इन पर क्यों FIR दर्ज नहीं हुई, जांच पहले क्यों नहीं की गई? मैं बता दूं, इसमें जो ऑफेंस बना हुआ है वो 105 और 110 है, 106 नहीं है। 105 और 110 BNS है, जो कि पहले 304 IPC था और 308 IPC था, वो उसके ऑफेंस में FIR दर्ज हुई है। और इसमें उम्र कैद तक की सजा है मैक्सिमम 304 में। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन है, जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन में शामिल ये पता लगेगा कि कौन कौन आदमी इसमें नेग्लिजेंट, कौन कौन आदमियों की मिली भगत रही है, चाहे वो MCD के आदमी हो, चाहे वो कोई और विभाग के आदमी हैं। जैसे NOC नहीं मिली तो क्या बिना NOC की क्या उनकी जिम्मेवारी थी कि क्या NOC जिनके पास नहीं है उनको चेक करते रहना चाहिए। अगर NOC किसी के पास नहीं है, ऐसा कोई होटल चला रहे हैं, तो उनको बंद कराने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या कोई कार्रवाई करी, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा। अभी ये ओनर्स के खिलाफ तो इनिशियल हो गया FIR, लेकिन एक मैं बता दूं, FIR एक किसी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब कोई सबूत किसी के खिलाफ भी आते हैं तो उनका नाम उसमें ऐड होता चला जाता है। उनके लिए अलग से FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। उसी FIR में उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर है, उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं, जिस भी विभाग के लोगों के खिलाफ एविडेंस होंगे उनका नाम इसमें जुड़ता जाएगा और वो भी इसी केस में शामिल होंगे। लेकिन मैं एक और बताना चाह रहा हूँ कि हम जो दिल्ली वाले हैं या भारत के लोग हैं, उनको भूलने की बड़ी आदत है, जल्दी भूल जाते हैं। इससे पहले अभी विवेक विहार में एक भयावह घटना हुई थी, उससे पहले कभी होटलों में हो चुकी है, करोल बाग में होटल में, मतलब ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन सभी घटनाओं में जांच हुई है, जांच होने के बाद ये भी कहा गया कि आगे ऐसी बात ना हो। जैसे इसमें भी बात हो रही है कि हम आगे देखेंगे कि ऐसी बात नहीं हो, लेकिन वो बात हम जल्दी भूल जाते हैं और फिर हम अपने रूटीन के उसमें कामों में लग जाते हैं, और वो वही वजह है कि फिर एक और हादसा को जन्म दे देते हैं। तो हमें सीरियस इसमें होना पड़ेगा। सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, सबको सीरियस होना पड़ेगा। इवन पब्लिक के लोगों को भी ये सीरियस बात करनी पड़ेगी कि कोई सरकार के जो निर्देश हैं उनको। जी ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं इससे पहले कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ जानकारियां मैं एक्सपर्ट से हासिल करूं, उसके पहले मैं एक बार आनंद जी आपका पहले रुख करना चाहूंगी। आनंद जी, अपोजिशन में इस वक्त आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार आपकी है और बीते 1 साल के भीतर कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, 66 मौतें बीते 6 महीने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अग्निकांड की वजह से। आखिर पहले से ये जिम्मेदारियां तय क्यों नहीं की जाती है? देखिए सुरभि जी, सर्वप्रथम तो आज जो मालवीय नगर की घटना है, हम उसकी कितनी भी भर्त्सना करें वो कम है। हमारी संवेदना, पार्टी की संवेदना उन तमाम परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, और साथ ही साथ हम उन लोगों के साथ हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हम भगवान से मनाते हैं कि वो जल्द से स्वस्थ हो और आए, पहली बात। दूसरी बात, सुरभि जी, 8:91 पे PCR को कॉल जाता है कि उस होटल में इस तरह की घटना घटी है, जिसमें ग्रीन रेस्टोरेंट करके था। उसके बाद 9 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है, MCD के लोग पहुंचते हैं,
अस्पताल की गाड़ियां पहुंचती है, क्योंकि मैक्स के सामने होने की वजह से मैक्स हॉस्पिटल से तुरंत गाड़ियां आ जाती है। और सरकार बड़ी तत्परता के साथ जो इस तरीके से काम कर रही है, और सरकार का पहला लक्ष्य है कि किसी तरीके से जो लोग बचे हुए उनकी सुरक्षा मुहैया कराना, उनको कैसे उनकी दवा की व्यवस्था की जाए, उनको सुरक्षित करना, ये पहली हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री जी लगातार उसको पूरे घटना पे नजर बनाई हुई है और तमाम मंत्री वहां पे लगे हुए हैं। और आज रात आते आते रात होते होते सारे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि आप रिपोर्ट सबमिट कराइए और इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो सरकार करने के लिए कृत संकल्प है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो घटना घटी है, इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी सरकार पूरे प्रयास। एक मिनट का मैं आपसे ब्रेक चाहूंगी, क्योंकि आपने इस बात को कोट किया। आपने कहा कि महज 9 मिनट के भीतर ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। सर, एक वीडियो है मेरे पास, मैं कैमरा पर्सन से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो पर जरा जूम कीजिएगा और वहां के लोकलाइट का ये बयान मैं आपको सुनवाती हूं। सर, वो खुद उस इंसिडेंट को लेकर के क्या जानकारी दे रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप इस स्टेटमेंट को सुने। ये वहां का एक लोकल व्यक्ति है जो ये बात कह रहा है और मैं आपको ये सुनवाना जरूर चाहूंगी। भाई बहुत बेकार सर्विस है, फायर ब्रिगेड वालों की बहुत बेकार सर्विस है। हम खुद रस्सियां फेंक फेंक के बंदों को बचा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। अब सोच लो, हम सामने वाली बिल्डिंग में रह के हम पर रुका नहीं जा रहा था, ऊपर आते में तो अंदर बेचारे कैसे रुकने हैं भाई। बहुत सर, सुना आपने? अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर कि ये स्थानीय लोगों की ओर से बताया गया है कि फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया गया, लेकिन वो वहां मौके पर नहीं पहुंच पा रही क्योंकि गलियां इतनी तंग थी। फायर ब्रिगेड की ऐसी कई घटनाएं सामने आई जब ये कहा गया है कि उन्हें समय पर फोन कर भी दिया जाता है तो भी उन्हें पहुंचने में समय लगता है। पहली ट्रैफिक की समस्या आती है, फायर ब्रिगेड को जल्दी से जगह मिलते नहीं है ट्रैफिक से पार पा कर वो वहां तक पहुंचने की। दूसरी, तंग गलियों की समस्या। इन जगहों पर फिर ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स या फिर होटल्स का निर्माण होने क्यों दिया जाता है? सरकार इस चीज की परमिशन क्यों दी जाती है? दिल्ली टूरिज्म के तहत में आपने बीएनबी की परमिशन ऐसे इलाके में कैसे दे दी सर? यही तो जांच का विषय है ना सुरभि जी, किसने परमिशन दिया, ये तो जांच का विषय है ना। जांच में पता चलेगा। तो सरकार तो आपकी है, जांच आप नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? बिल्कुल हम करवा रहे हैं ना सुरभि जी। सुरभि जी, हमारी सरकार को बने हुए 1 साल हुए, 27 वर्ष बाद तो हम दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हो पाए हैं। लेकिन पूर्ववर्ती की सरकार ने 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जो क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया के तहत दिए हैं, ये तो जांच का विषय है ना। हम तो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी लोग दोषी होगा सुरभि जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिंदगी, एक भी व्यक्ति की जिंदगी अगर जाती है तो ये हमारे सरकार के लिए इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। हमारी और 21 जिंदगियां गई है। हमें, हमारी पार्टी को इस बात का बहुत ही अफसोस है, लेकिन दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। निश्चित तौर पर आपने जो कहा जांच का विषय है, जांच होगा और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे सुरभि जी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन पे गंभीर से गंभीर जो धारा है, धारा के तहत, संविधान के तहत उन पे कार्रवाई होगी और पुलिस काम कर रही है। रात तक में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, आपने कहा कि रात तक रिजल्ट मिल जाएगा। अब एक बार इसके पहले मैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैभव जी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। वैभव श्रीवास्तव जी, आप लोगों की ओर से सवाल तो खड़े कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो सरकार आपकी भी थी। जब इस तरीके से कई बिल्डिंग्स को इजाजत मिलती थी तो क्या इस पर आप लोगों की भी निगाह नहीं थी, या हर बार इस तरीके के इंसिडेंट्स का इंतजार किया जाता है उसके बाद क्योंकि अब आपकी सरकार नहीं है तो आप उस सरकार को घेर रहे हैं? सुरभि जी, मुझे सबसे पहले तो जिस तरीके से यहाँ पर उस इंसिडेंट का मजाक बना के इंसिडेंट के बारे में झूठ बोला गया, उससे उन मृत आत्माओं को और उनके परिवार वालों को के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। मैं आपको पूरी इंसिडेंट बता देता हूं, क्योंकि वहां पे 8:07 पे हमारे जो पूर्व विधायक थे सोमनाथ भारती जी, वो वहां इंसिडेंट पे थे। 8 बजे के आसपास पे शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में आग लगी थी। बेसमेंट में क्योंकि किचन ऑपरेट कर रहा था, वहां पे पहले शॉर्ट सर्किट लगी, उसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग पकड़ ली। ये 8 बजे की घटना है। 8:04 पे फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी गई थी और ऐसे 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने इसको सत्यापित किया है। फायर जो गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, वो आई है 9:40 पर। 500 से 600 मीटर की दूरी पे फायर स्टेशन है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है लगभग 9:40 पर। 1 घंटे 40 मिनट लग गया यहाँ पर फायर ब्रिगेड की वैन को वहां पर पहुंचते हुए सुरभि जी। देखिए सुरभि जी, ये
जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं, एक इंसिडेंट है, 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 21 लोगों में से 19 लोग फॉरेन नेशनल्स हैं, अफ्रीकन हैं, कुछ अरब के लोग हैं। 19 लोग नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से भारत की छवि थू हुई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार है। आप ये बताइए कि रेखा गुप्ता जी, पालम इंसिडेंट हुआ था, आप यहाँ पर सारी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज शाम तक रिपोर्ट होगी, इस तरह की लफ्जबाजी और इस तरह की झूठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे बोला जा रहा है। पालम में इंसिडेंट हुआ, 9 लोगों की मृत्यु हुई। रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा, हम सारे दिल्ली में जितने भी इस तरह से कमर्शियल ऑपरेट्स हो रहे हैं उनकी फायर सेफ्टी के ऑडिट्स करवाएंगे, रिपोर्ट पब्लिश करेंगे और सख्त से सख्त क्या कार्रवाई हुई। उसके बाद विवेक विहार की घटना होती है, क्या कार्रवाई हुई, 7 लोगों की मृत्यु, मटियाला के इंसिडेंट हुए, मोती नगर का इंसिडेंट हुआ। आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं दिल्ली फायर सर्विसेज का, फरवरी 2025 में 1067 फायर कॉल्स थे और 2026 में ये बढ़ के 2492 फायर कॉल्स हुए, 131% का जंप हुआ है। अभी तक 1 जनवरी से लेकर अभी हम मिड ईयर में बैठे हुए हैं, लगभग 2459 फायर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कौन उत्तरदायी है इसके लिए? क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार पूरी गूंगी और बहरी हो चुकी है कि इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ करने को नहीं है इनके पास? अब ये बात आते हैं कि इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया। भाई अरविंद केजरीवाल ने जो भी किया और अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी कार्रवाइयां की उसका 1/4 भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल करोल बाग का इंसिडेंट था। करोल बाग में वहां पे कोचिंग सेंटर में जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी, उन बच्चों के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया और पूरी दिल्ली में ऐसे जितने बेसमेंट में इस तरह के प्रेमाइसेस चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट मेरे हाथ में होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी जी को एलजी साहब से फिर निर्देश आ गया कि आप इनको कोऑपरेट नहीं करो। हम जब बोलते थे तो हमको अधिकारियों के साथ काम नहीं करने दिया जाता था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला कि ये लोग तो लड़ते हैं, चारों इंजन जब भारतीय जनता पार्टी के होंगे तब पूरा चौमुखी विकास हो गया। आज तो चारों इंजन इनके हैं, एलजी साहब भी इनके, इनकी होम मिनिस्ट्री इनकी एमसीडी इनकी, दिल्ली सरकार इनकी। आज क्या हुआ है, 1 साल में इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। और मैं कोई भी आप पानी से ले लीजिए, शिक्षा, कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, लगातार दिल्ली के लोगों के साथ इन्होंने छल किया, दिल्ली को नरक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इनसे अकाउंटेबिलिटी पूछिए तो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज आशीष सूद जी को क्या करना है, इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर इनसे ठीक है वैभव जी, ठीक है। मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ इस वक्त कृष्णा मित्रो जी भी जुड़े हुए, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट, और साथ ही क्योंकि कृष्णा माफी चाहूंगी, आपदा प्रबंधन के आप सलाहकार हैं कृष्णा मित्रो जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी सर कि जब ये इस तरीके की स्थिति होती है और हमने ये देखा है कि यूपीबीएल 2016 और एनबीसी पार्ट 4 के अनुसार कमर्शियल होटल्स में जो मल्टीपल एग्जिट स्प्रिंकलर्स का व्यवस्था होना जरूरी होता है, यहां तक कि फायर सेफ्टी के जो मेजर कॉजेस होते हैं उसे हमेशा ध्यान में रखते हुए किसी भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन यहां ना तो एनओसी थी, ना ही कोई फायर सेफ्टी के जितने प्रिकॉशंस पहले से लिए जाने चाहिए वो वहां पर जिम्मेदारी हमें दिखाई दी किसी की कि वो व्यवस्थाएं की जाए। इसके अलावा जब एक सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक गेट का इस्तेमाल करते हुए, तो सर ये कितने बड़े हादसे को दावत देने वाली स्थिति होती है। सर आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी सर। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा हादसा आपने जैसे कहा, ये तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। ये पहला हादसा नहीं है, ओवर एंड ओवर अगेन इसी इलाके में पिछले 10 दिन में 3 आग लग चुकी है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आज जो मैं देख रहा हूँ, ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम, एक दूसरे पे मिट्टी फेंकना, कीचड़ फेंकना, वो हो रहा है। हमें ये देखना है, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि वहाँ पे उपकरण क्यों नहीं थे, फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्यों नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। आप मेरे को ये बताएं, गवर्नमेंट की 2 वॉचडॉग बॉडीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस। जी। पुलिस का पहरा सारी दिल्ली में रहता है थ्रू बीट कांस्टेबल। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो पुलिस कांस्टेबल जो है वो जाके रिपोर्ट करता है। नंबर 2, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर्स जगह जगह, गली गली, कुचे कुचे सारा दिन घूमते हैं
कहीं भी एक ईंट दिखाई दे जाए तो मालिक को पकड़ते हैं, आपकी ये परमिशन है कि नहीं है। अब वो पुलिस कांस्टेबल ने देख लिया तो वो उसको म्यूनिसिपैलिटी वाले को बताएगा, इंस्पेक्टर को, उसने देख लिया तो पुलिस वाले जुट है, एकजुट है। होता क्या है, पैसे ले दे के अच्छा भाई तू कर ले, मैं उधर देखता हूँ, आई लुक द अदर वे। दिस इज व्हाट इज द फैक्ट। ये होता है और हो रहा है, आज से नहीं सालों से हो रहा है। बीजेपी के सरकार में नहीं, आम आदमी की सरकार की पार्टी में नहीं, कांग्रेस की सरकार की पार्टी में नहीं, सबके मतहत ऐसे बेकानूनी गैर कानूनी काम होते हैं। आज पुलिस कह रही है कि हमने एफआईआर बनाया। एफआईआर पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों नहीं? जो लोकल एमएलए है उसका नाम एफआईआर में है, जो इसका एमसीडी का जो इंस्पेक्टर है या जो लोकल कमिश्नर है या जेईई है उसका नाम एफआईआर में है, जो लोकल पुलिस वाला कांस्टेबल है उसका नाम एफआईआर में है। क्यों नहीं है वो नाम? ये यू पैट माई बैक एंड आई पैट योर बैक। उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। प्लीज, हम बार बार ये सुनते आए हैं, रिपोर्ट आ जाएगी। मैं ये जो पॉलिटिकल प्रवक्ता है बीजेपी के पर्टिकुलरली, उनसे ये पूछना चाहूंगा, पिछले 2 साल में ऐसी फायर जिसमें कम से कम एक आदमी की डेथ हुई हो, ऐसी आग की घटना जिसमें कम से कम एक आदमी की डेथ हुई हो, उसमें कितनी इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे, और उन कितने इंसिडेंट्स की रिपोर्ट आई है और उन रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया गया है। अरे आप एजुकेशन पॉलिसी में तो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, आपके एनईटी वाले तो चोरी पे चोरी किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में कौन दूध का धुला है साहब, ये बताइए। पुलिस में कौन दूध का धुला हुआ है? यानी सर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के बिना मिली भगत के इस तरीके के हादसे होने वो कभी हो ही नहीं सकते? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लोकल एमएलए अपने वोट मांगने जाते हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उनको नहीं पता कि यहाँ पे अनऑथराइज होटल चल रहा है, वोट मांगने कैसे जाते हैं वो? ठीक है सर, क्योंकि आपने एक बड़ा सवाल उठाया है। अब ये इसी सवाल का जवाब मैं इस वक्त फायर सेफ्टी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका भी रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर उमेश कुमार पूर्वे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश कुमार जी, एक सवाल जो हर किसी के जहन में वाकई में इस बात को लेकर के उठ रहा है कि क्यों आखिर कुंभकर्णी नींद प्रशासन की सिर्फ तब टूटती है जब इस तरीके के भीषण हादसे हो जाते हैं, जब लोगों की जिंदगियां चली जाती है। क्या आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उन्हें इस तरीके से भेंट चढ़ा दिया जाए? वो टैक्स भी भरे लेकिन उन्हें सेफ्टी कहीं से कहीं तक नहीं प्रोवाइड होती है। यहीं अगर एक नेता ठहरता, उनके घर परिवार के कोई लोग ठहरते, तो यहाँ सुरक्षा के इंतजामों की देखरेख की जाती या नहीं की जाती? सुरभि जी, मैं पूरी सहमत हूँ आपके बातों से, और मैं कृष्णा मित्रों साहब को हैट्स ऑफ करता हूँ कि उन्होंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया अपने छोटी सी बातों से, और उन्होंने सब कुछ बता दिया आपको कि इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है और उन पर क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और चूंकि मैं फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हूँ, मैं 36 साल अग्निशमन विभाग में सरकारी और प्राइवेट में सेवा दिया हूँ, तो मेरा तो कंप्लायंस पे ज़्यादा रहता है कि मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंप्लायंस होना चाहिए। आज जितनी भी फायर हो रही है, चाहे झांसी हॉस्पिटल में फायर हुआ था, उसमें भी मैं पैनल डिस्कशन में आया था, बहुत सारे फायर के पैनल डिस्कशन में, सबसे मैं ये कहता हूँ कि अगर इसमें ऑक्यूपायर जो हैं, जो कोई व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे होटल के मालिक हों, चाहे किसी भी संस्था के मालिक हों, उनको कंप्लायंस करना चाहिए। प्लस जो यूजर है वो भी जिम्मेवार है कि अगर वहाँ पे जो आदमी संबंधित स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको भी फायर की ट्रेनिंग, आग बुझाने की ट्रेनिंग, इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग, फायर की कंप्लायंस है कि नहीं। साथ साथ जो अथॉरिटी है, जो कृष्णा मित्रों साहब ने बताया, वो उनकी भी जिम्मेवारी है। साथ में लोकल रेसिडेंट्स जो अगल बगल में, उनको भी जागरूक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि आज यह घटना घटी है और हम 10 दिन में फिर से भूल जाएंगे। दूसरा घटना जब घट जाएगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे, इस घटना को भूल जाएंगे। जितने जगह पे आगजनी हो रही है, मेजर फायर हो रहा है, वहाँ पे लीगल कंप्लायंस, फायर सेफ्टी की जो कंप्लायंस है, उपकरण की जो स्थिति है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो विभाग से एनओसी दिया जाता है इंस्पेक्शन करके, वो सब में गड़बड़ियाँ हैं और हमको एक्सेप्ट करने की ये आदत पड़ गई है। आज भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खराब हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा नाम था भारत का, आज 19 हमारे विदेशी
जो मेहमान हमारे यहाँ आए थे इलाज कराने या किसी भी काम से आए थे, उनकी जान गई है। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। एज ए फायर एक्सपर्ट और एज ए इंडियन सिटीजन, हमारा सवेरे से न्यूज देख रहा हूँ, शर्म से सर झुका हुआ है कि इस तरह की घटना संसार करने वाली है। सर, क्योंकि आपने इस बात की जानकारी दी कि 35 से 36 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ तक मैं भी आपका एक्सपीरियंस देख पा रही हूँ सर, कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, आपने उन सभी के लिए अपना योगदान दिया है बखूबी। मैं आपसे सर ये जानना और समझना चाहूंगी, जैसे अभी कृष्णा मित्रा सर भी ये बात कह रहे थे और उन्होंने इस बात की ओर सबका ध्यान जरूर खींचा है कि अगर किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करने में इन सभी लोगों की भागीदारी होती है, जैसे कि बिल्डर, आर्किटेक्ट, मैनेजर, यहाँ तक कि दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि उनकी ओर से बीएनबी का लाइसेंस दिया गया था, तो ऐसे में सर क्या इनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब इस तरीके के कोई अग्निकांड के मामले सामने आते हैं? बिल्कुल होना चाहिए सुरभि जी, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। और साथ में मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सबको संदेश और संवाद और सुझाव देना चाहता हूँ कि अब आने वाले ऐसा घटना न हो जो हमारे देश की छवि को भी शर्मसार करे और हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति का जान माल जाए। सबसे पहले मैं सभी विभाग से जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जो हमारे कंप्लायंस जो बचे हुए हैं उन पे जोर शोर से काम हो, चाहे वो राजनीतिक, उस पर हम लोग क्या एक्शन हुआ है वो जनता के सामने रखा जाए और पूर्ण रूप से कंप्लायंस है, इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। फायर सेफ्टी के मामला में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जब भी अभी झांसी में जब फायर हुआ था 10 मासूम बच्चे की जान गई थी, तो सारे हॉस्पिटल की ऑडिट की बात उठी थी, जनता ने उठाया था, बट वो कितना हुआ वो जनता के सामने नहीं आया, वो कंप्लायंस का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। सिमिलरली आज जितने होटल्स हैं उनकी चेक होना चाहिए कि दूसरा का जान नहीं जाए, और जितनी भी अभी हो रही है इस तरह की घटना उसमें जिम्मेवार सब लोग हैं, सब कंसर्न अथॉरिटी हैं जो किसी भी नियम कानून को अगर धज्जियां उड़ रहा है तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको देख करके वो भी जिम्मेवार है। ठीक है, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कीजिए कि आगे इस तरह की घटना ना हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी है कि नहीं, फायर सिस्टम, सर ये जिम्मेदारी तो पुलिस के कर्मचारी, एमसीडी विभाग, हमारी दिल्ली सरकार में बैठे सत्ता पक्ष, सर ये उनकी देखरेख के तहत में आता है। हम उम्मीद करेंगे कि वो अपना काम बेहद ईमानदारी से करें, सिर्फ इतनी उम्मीद की जा सकती है। एलन राव सर, वो तो कृष्णा मित्र जी एकदम स्पष्ट भाषा में उन्होंने कह दिया सारी बातें कि हम कहाँ पे फेली हो रहे हैं और कौन कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसी वजह से मैं एलन राव सर से ये अगला सवाल लेना चाह रही हूँ। सर मैं आप लोगों के पास लौटती हूँ। एलन राव सर, ये सवाल जिस तरीके से अभी कृष्णा मित्रो जी ने भी उठाया, हमने अभी डॉक्टर उमेश जी को भी सुना, और दोनों की तरफ से बताया गया है कि फेलियर है सिस्टम का, इसे स्वीकारना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग हो या एमसीडी विभाग हो, ये हर किसी के मिले भगत के बिना इस तरीके से ऑपरेशनल ये बिल्डिंग्स हो ही नहीं सकती हैं। सुरभि जी बिल्कुल ये सिस्टम का फेल्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्योंकि सिस्टम देखिए, बिल्डिंग का जो बनने का जो कंप्लीशन होता है वो ये तो मालवीय नगर में अगर ये अनऑथराइज्ड है तो वो भी गलत है कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग में होटल कैसे बन गया। दूसरा, अगर अथोराइज्ड बिल्डिंग है तो उसमें एक एनओसी वो होती है, बिल्डिंग कंप्लीशन, उस कंप्लीशन में सारी चीजें होती है, उसमें एनओसी का भी होता है, कितने फ्लोर बनेंगे और कितना साइज होगा, आगे पीछे कितना छूटेगा, निकलने का बाहर का रास्ता। ऐसी जगह पे अगर होटल है तो उसमें 2 रास्ते, एग्जिट और एंट्री अलग अलग होना चाहिए। बेसमेंट में तो किसी प्रकार का भी कोई रेजिडेंस का मतलब ही नहीं है जिसमें इसमें बेसमेंट में होटल बने हुए हैं, ये रूम बना रखे थे, तो यहाँ पर तो वो भी नहीं है, वो देखा है। और 6 कमरे का अगर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का परमिशन मिला है और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का परमिशन मिला है तो अथोराइज जगह के लिए मिला है। उस 6 की बजाय 24 कमरे बना लेना या 25 कमरे बनाकर वो इस प्रकार की अंधी कमाई करना, और उसके बाद ये सारा का सारा ये कि लोगों की जान की परवाह किए बिना उनकी कॉस्ट के ऊपर, जान की कॉस्ट के ऊपर किया जा रहा है। भले ही वो एमसीडी के आदमी है, वास्तव में जो मित्रों साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, बीट ऑफिसर को पता होता है कौन क्या कहाँ ईंट लग रही है, और एमसीडी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको पता होता है। फायर वालों का भी एक बीट बनी होती है, वो देखते हैं कौन सी जगह में फायर की परमिशन मिली है या नहीं मिली है, अगर नहीं मिली तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी। अब ये देखना ये होगा इन्वेस्टिगेशन में कि किस किस लोगों को पता था और किन्होंने क्या क्या इसके लिए रोकने के लिए कार्रवाई करी है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। ये बात भी सही है कि हम बहुत जल्दी भूलने की आदत है। कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं जहाँ पास्ट में देखे बड़ी बड़ी आग की घटनाएं हुई हैं, वहां पर सब इंस्ट्रक्शंस इंक्वायरी करने के बाद में डायरेक्शंस होती हैं कि अब ये करेंगे, ऑडिट करेंगे, सिक्योरिटी ऑडिट होगा, फायर ऑडिट होगा,
और उसके बाद होता है या नहीं होता ये आपके सामने है, और हम जल्दी भूल जाते हैं। आज ये यहाँ की घटना हुई है, उससे पहले विवेक विहार में हुई थी, अब विवेक विहार की घटना को सब भूल गए, जैसे 7 आदमियों की मौत हो गई थी। इससे पहले पालम गांव में घटना हुई थी, वहाँ के लोगों को सब भूल गए। आज यहाँ पे हुई है, उसके बाद क्योंकि गर्मी का मौसम है, यहाँ आग लगने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से या गर्म होने की वजह से तारों में आग लग जाना, ये कई चीजें अब होंगी। अब यहाँ पर देखा गया मैंने कि तारों का जाल बिछा हुआ इस प्रकार से, ऐसे ये कैसे हो गया? बिजली विभाग को देखना है, BSCS को देखना है कि क्यों ऐसे तार अलग अलग क्यों जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने बाद, और दूसरी बात मैं और बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम गेम से बचना चाहिए। हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो MCD है, चाहे सर एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस मामले के तहत में किन किन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो कानून कहता है? देखिए, कानून के हिसाब से एक तो सबसे पहले तो ओनर, इसका होटल का ओनर है, उसके बाद चाहे कितने 1 या 2-3 ओनर है वो, उसके बाद मैनेजर जो यहाँ को मैनेज करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसके बाद बिल्डिंग बनाने के टाइम में कौन कौन से MCD के वहाँ पर जो अधिकारी थे, तैनात थे, यानी कि उनकी ड्यूटी थी वहाँ पर उनको ये देखने की कि ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी है, तो उससे उन्होंने अगर कोई कार्रवाई करी होगी अपने तौर पे। कई लोग ये होते हैं कि वो कार्रवाई ये लिखत में कर देते हैं कि मैंने तो कह दिया था जी इसमें आगे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई बड़े सीनियर अफसर लेवल में अगर नहीं की होगी तो वो जिम्मेवार है। तो ये, और दूसरा फायर ब्रिगेड की जो NOC मिली है या नहीं मिली है, इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से लग रहा है कि कोई NOC इसमें थी नहीं थी, तो बिना NOC के सारा करना। दूसरा, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का परमिशन NOC नहीं थी सर, ये पुष्टि कर दी गई है जी। सभी लोगों की, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सभी लोगों की इसमें जिम्मेवारी बनती है। किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, किसी की दूसरी नेग्लिजेंट लायबिलिटी है, सभी जिम्मेवार इसमें रहेंगे। ठीक है, विभागीय जांच भी होगी, विभागीय कार्रवाई भी होगी, लोगों के खिलाफ होनी भी चाहिए। और यही तभी होगा जब, मैं आपको बता दूं सुरभि जी, अगर कार्रवाई अगर नहीं हुई इनके ऊपर तो यही है कि वो सब भूल जाएंगे, उसके बाद। ठीक है सर, इस बात पर कृष्णा मित्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कृष्णा मित्रा सर को जरूर एक बार मौका देना चाहूंगी। सर जी शुक्रिया। मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो सरकार ने जो कमर्शियल एक्टिविटीज रेजिडेंशियल एरियाज में अलाउ करी हैं, उनको रिव्यू किया जाए और बंद किया जाए जी। रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज क्यों होती हैं? ये 10 साल पहले, 10-15 साल पहले ये इलाका एक स्लम, झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका था। आज वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और अनऑथराइज्ड बिजनेस चल रहा है। नंबर 1, सरकार को इस पे सख्त व्यू लेना चाहिए और कमर्शियल एक्टिविटीज रेजिडेंशियल बिल्डिंग से हटानी चाहिए। नंबर 2, हम हर बार कहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, उसका क्या मतलब है? बहुत ब्रीफली मैं एक समझाना चाहूंगा। जब करंट तार से गुजरता है तो तार में कंपन, वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन आपके प्लग तक पहुंचती है, जहां से कि तार एक पेच के माध्यम से प्लग से जुड़ा होता है। इस वाइब्रेशन की वजह से वो पेच जो है प्लग में, वो लूज हो जाता है। होगा, जरूर होगा और होता है। आप अपने घर में खोल के देखिए तो आपको ऐसा ही मिलेगा। जब ज्यादा लूज हो जाता है तो उसमें तार में ज्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, उससे उसमें हीटिंग शुरू हो जाती है। हीट करके प्लास्टिक को आग लग जाती है। हमें जरूरी है कि हर घर में, हर ऑफिस में, हर कॉम्प्लेक्स में ये एहतियात करना चाहिए कि हर 2 महीने में या हर 3 महीने में या हर महीने में, जिस तरह भी हो, हम कम से कम पावर पॉइंट्स जो हैं उनके प्लग्स के जो स्क्रू हैं वो चेक करें। लूज है तो उनको टाइट करें। यहीं से आग लगती है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का मतलब यही है। नंबर 2, जहां पे सैंक्शन लोड है, वहां पे सैंक्शन लोड से ज्यादा अगर बिजली की खपत है तो बिजली के डिपार्टमेंट को उस कनेक्शन को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और अपने धाराशाही चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास जैसा भी है। लेट इट हैपन, इट्स नॉट माय कंसर्न काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। सरकार अगर
घुसपैठियों को निकालना चाहती है, तो ये भी आप दिल्ली की आबादी क्यों रोज रोज बढ़ती है? क्योंकि आस पड़ोस के स्टेट से लोग दिल्ली में आते हैं, कमाते दिल्ली में हैं, उनकी सेविंग्स बाकी वापस गांव में जाती है। दिल्ली की जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए क्यों नहीं देते कंट्रीब्यूशंस? ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड समय है सर। उमेश जी जल्दी से अपनी बात आप भी रख लीजिए। एक सवाल मुझे अनंत जी से भी लेना है। हाँ सुरभि जी, एक मेरा सुझाव और है कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी चलती है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, जब भी शुरुआती अवस्था में आग होता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने में देर होती है, कहीं पर 10 मिनट, कहीं पर 20 मिनट, कहीं पर आधा घंटा, जैसा कि आज की घटना में 1.5 घंटा बाद गाड़ी पहुंची है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आग फैल जाता है। और शुरुआती अवस्था में आग को बुझा देना बहुत जरूरी होता है, और वो आग नहीं बुझा पाते हैं। जितने भी आग लगे पीछे, मैंने सबका इन्वेस्टिगेशन किया है। जनरली मैं हर इंडस्ट्रीज में ऑडिट करने जाता हूँ, फायर का ट्रेनिंग देने जाता हूँ, तो शुरुआती अवस्था में आग जो नहीं बुझ पाती है उसके कारण से आग फैल जाता है। शुरुआती अवस्था में जो आग नहीं बुझती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इसीलिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि कमर्शियल अरेंजमेंट जहाँ पे है उनके सब आदमी सर्टिफाइड फायर ट्रेनर हो, फायर प्रशिक्षण हो सर्टिफिकेट के साथ, ताकि वो शुरुआती अवस्था में आपको काबू कर ले। जैसे झांसी में आग लगा था तो सारे डॉक्टर और स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बाहर निकल गए थे और अगल बगल के लोगों ने आग बुझाया था। तो ये एक जरूरी है कि किसी भी संस्था में मिनिमम आधी 10%, 20%, 25% लोग ट्रेंड होता है कि वो शुरुआती अवस्था में आग को कंट्रोल कर ले, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने के बाद उनको मदद कर दे, या नहीं तो आने के पहले ही आग बुझा दे। तो ये एक जरूरी चीज है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। छोटी सी बात एक मैं कहना चाहूंगा, अगर इजाजत है। ये जो ट्रेनिंग पार्ट कही ना इन्होंने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जाके मॉक ड्रिल करती है, फायर डिपार्टमेंट मॉक ड्रिल करता है, एबीसी मॉक ड्रिल करते हैं, वो खुद जाके फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके दिखा देते हैं। क्या वो जनरल पब्लिक को सिखाते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह ऑपरेट करना है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली उनसे भी कर करके और उन्हें सिखाया जाए, समझाया जाए, जनता को ट्रेन करना चाहिए। ठीक है सर। अब अनंत जी, एक सवाल आपसे भी ये जरूर बनता है कि हमने ये देखा है सर 2026 के शुरुआती महीनों की अगर बात की जाए, जो फायर ब्रेकडाउन के मामले सामने आए, जितनी अब तक कॉल्स रिसीव हुई हैं, जनवरी में 1396, फरवरी 1096, मार्च में 1538 और अप्रैल में 2663, यानी 73% का ये ग्रोथ रेट सामने आया है। इसके अलावा मई के पहले 26 दिन में 2877। अभी हमने कृष्णा मित्रों सर को भी सुना कि महज 10 दिन में मालवीय नगर से 3 घटनाएं सामने आ चुकी है। प्रशासन क्या इस दिन का इंतजार कर रहा था? इसके इतर सर, जो मौतों के आंकड़े अब तक बीते 6 महीनों में 66 मौतें हुई हैं। सर, ये क्या आंकड़ा आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 100 तक पहुंच जाए, उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे, या सिर्फ इसी तरीके से इस बात को सिर्फ ढकेलने का काम किया जाएगा? कार्रवाई चल तो रही है, कार्रवाई हो तो रही है, जांच कर तो रहे हैं। देखिए सुरभि जी, चाहे विवेक नगर की घटना हो, महिपालपुर की घटना हो, इससे पहले हौज खास में भी एक घटना घटी थी सैटरडे को, इन तमाम घटनाओं पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच चल रहा है। और चूंकि आज मामला कुछ और है, इस पे मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी हमारे आपके मित्र जिस तरीके से फायर ब्रिगेड टीमों की ओर से भी बार बार ये कहा गया है कि कई अभी तक सीट्स खाली हैं, जिन्हें वैकेंट रखा गया है, उन्हें भरा नहीं जा रहा है। आपको नहीं लगता ये भी एक बड़ी कमी है सरकार की? इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे कमी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार की कमियां है, इसी वजह से ऐसी घटना घटी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार भी कृतसंकल्प है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पे राजनीति करने का मुद्दा सुरभि जी नहीं है, अभी मुद्दा ये है कि जो सर राजनीति तो आप लोग करते हैं, राजनीति आप लोग करते हैं, और उसके भेंट सर उसके भेंट आम जनता चढ़ जाती है, क्योंकि इस तरीके के मामले कभी आप लोगों से जुड़े हुए सामने आते नहीं है। आप लोगों के परिजनों, आप लोगों के चिन्हित परिचितों के से जुड़े हुए मामले सामने आते नहीं है, आप लोगों को तकलीफ होती नहीं है। आम जनता टैक्स भी भरे, उनकी जाने भी जाए, उसके बाद आप कह देंगे कि राजनीति का समय नहीं है, हम कार्रवाई तो कर रहे हैं। सुरभि जी, शनिवार को जो घटना हौज खास में घटी, वो रिटायर्ड आईएएस थे, वर्ल्ड बैंक में भी सर आप मुझे इतना बताइए, इस केस में सर कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? कितने लोगों पर? अभी तो कार्रवाई चल रही है, कोई लोग बख्शा नहीं जाएगा सुरभि जी। सभी लोगों पे जिनके ऊपर दायित्व, आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों पर भी क्या केस फाइल होगा? सुरभि जी, निश्चित तौर पे 100%। एमसीडी के अधिकारियों पर भी क्या केस फाइल होगा? शामिल होगा सर। टूरिज्म डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड की टीम जिनकी जिम्मेदारी थी एनओसी देने की, उन पर भी केस होना चाहिए।
आर्किटेक्ट, होगा। बिल्डर्स, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एफआईआर आने वाले दिनों में हम देखेंगे? बिल्कुल, जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, चाहे वो परमिशन देने वाला जिम्मेदार हो, चाहे एमसीडी के अधिकारी जिम्मेदार हो, चाहे वो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के एमएलए जिम्मेदार, लोकल एमएलए जिम्मेदार होगा सर, जो वोट देने जाता है लोकल एमएलए, तो पूर्व के सरकार या पूर्व का लोकल एमएलए भी जिम्मेदार होगा ना। प्लीज इंक्लूड दैट टू। तो वो भी जिम्मेदार होंगे। तो जो भी जिम्मेदार होगा, देखिए आपने सुझाव दिया, सरकार आपके सुझाव को निश्चित तौर पर स्वीकार करेगी, लेकिन ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है। दोबारा ऐसी घटना न घटे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। चलिए उम्मीद करेंगे आनंद जी कि आप अपनी बातों पर कायम रहे और सरकार वाकई इन सभी मुद्दों और पहलुओं पर गौर करे और जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, ताकि आम लोगों की जिंदगी इस तरीके से कुर्बान ना हो। बहरहाल समय नहीं है मेरे पास, इस वजह से मुझे इस डिबेट को यहीं समाप्त करना पड़ा, विराम देना पड़ा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनंत अमित सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े, एलन राव पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़े दिल्ली पुलिस से, और कृष्णा मित्रो सलाहकार आपदा प्रबंधन से हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर उमेश कुमार पूर्वे एक्सपर्ट फायर सेफ्टी से हमारे साथ जुड़े। और यही सवाल हर किसी के जहन में इस वक्त उठ रहा है कि क्या वाकई यह हादसा नहीं हत्या थी, क्योंकि इसमें सवाल के कटघरे में इस वक्त कई लोग खड़े हैं। हालांकि जिम्मेदारी किसकी तय होगी आने वाला समय बताएगा, और इसमें भी क्या खूब बढ़ चढ़कर के राजनीति की जाएगी, अपना अपना नाम सिर्फ सुर्खियों में लाया जाएगा, या वाकई कोई कंक्लूजन निकलेगा, इसका इंतजार कुछ दिनों तक और करना होगा। बहरहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता, आग इतनी आग थी, हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं की, हम भी जल सकते थे। बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। एक्स हॉस्पिटल सामने ही है, तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें। सरकार एक नंबर की झूठी है, सरकार झूठ बोलती है। आशीष सूद झूठे हैं। आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूं, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहां गई, कहां रह गई, अभी तक नहीं आई क्या?